नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पिता की पुण्यतिथि पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा को सीएम धामी ने दी सौगात। 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी सीएसडी कैंटीन का किया लोकार्पण। वीरांगनाओं और पूर्व वीर सैनिकों को भी किया सम्मानित। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश। कांग्रेस नेताओं को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की 2 टूक। कहा, आपसी मतभेद भुलाए नेता, एक दूसरे पर ना करे बयानबाजी, संगठन को करे मजबूत। और अप्रैल में बर्फ की सफेद चादर में ढके उत्तराखंड के पहाड़। बद्रीनाथ से औली तक जमी बर्फ। सामान्य से 8 डिग्री तक गिरा तापमान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को सीएम धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर सीएम धामी ने 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बने सीएसडी कैंटीन भवन का लोकार्पण किया। साथ ही कैंटीन का स्थलीय निरीक्षण कर पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भी सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने 60 वीर वीरांगनाओं और 80 पूर्व वीर सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि खटीमा का विधायक रहते इस क्षेत्र में एक भव्य सीएसडी कैंटीन बनाने का जो सपना था वो आज साकार हुआ है। देखिए, खटीमा में सैनिक जो सीएसडी कैंटीन है उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की जरूरत थी। और ये लगातार 2012 में जब मैं पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था, तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग पर सभी लोगों ने बहुत समर्थन दिया। हमारे यहाँ के सांसद जी ने, माननीय अजय भट्ट जी ने भी, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी ने, पहले वाले हमारे सांसद थे माननीय कुशेरी जी, उन्होंने भी, सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये खटीमा, नानकमता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो गई है आज सभी की उपस्थिति में। आगे इसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और भी जो आवश्यकताएँ हैं उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। तो सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके घर के पास ये सीएसडी कैंटीन खुल रही है और सैनिक मिलन केंद्र भी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून के महानगर कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पीएम की जनसभा को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री शहर में सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करेंगे और इन रास्तों में कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और जहां सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम अमित जी वहाँ करने वाले हैं। गुरुवार को हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं ने मंथन किया। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कुमारी शैलजा ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी न करने की सलाह दी।
बीजेपी के बागी नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद से पार्टी में उठा धुआं अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब खबर है कि बीजेपी के कई मौजूदा विधायक भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस में मची खींचतान के बीच बीजेपी नेताओं की ज्वाइनिंग फिर से पार्टी का माहौल बिगाड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार। बीजेपी विधायक भी दिख रहे बेकरार, मुश्किल से थमी थी कांग्रेस की रार, फिर कांग्रेस का माहौल बिगड़ने के आसार। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के भीतर जमकर घमासान हुआ। कुछ नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की तो वहीं कुछ नेताओं के शामिल न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 दिनों का सियासी अवकाश ले लिया। इस खींचतान के बावजूद भी कांग्रेस ज्वाइनिंग के मिशन पर पूरी तरह से फोकस कर रही है और अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक और बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें बीजेपी से नाराज नेताओं की एक बड़ी टीम कांग्रेस में शामिल होने वाली है, जिसमें सत्ताधारी दल के विधायक भी शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि अभी आधा दर्जन लोगों के बाद एक बड़ी खेप फिर से बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी में असंतुष्ट लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए चुनाव से पहले सियासी ट्रांसफर नेताओं के शुरू हो गए हैं। बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हम निश्चित रूप में इस बात को सोच समझकर फैसला करेंगे कि हमारे जो लोग पहले से जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट किया जा सके, उनके सम्मान को भी बचाए रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके जो परिश्रम उन्होंने आज तक किया उसको मद्देनजर रख के ही फैसले किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के दावों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने लोगों को संभालना चाहिए, क्योंकि अभी जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कलेश बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में पहले कांग्रेस अपने कलेश को शांत करे, उसके बाद बीजेपी से लड़ने की रणनीति पर काम करे। देखिए ऐसा है, अपने लोगों को संभाल के रखें, इससे उसी काम को करें। हमारे 4 लोगों को ले जाने के बाद जो क्लेश उनके घर में हुआ है, पहले उस क्लेश को संभाल ले, तब बीजेपी को और तांग झांक करने की कोशिश करें। चुनाव से पहले सियासी दलों में ट्रांसफर अभी और तेज होने वाला है। बीजेपी के नाराज नेता कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन पार्टी में होने वाली नई ज्वाइनिंग से कांग्रेस के पुराने नेता असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान वही नेता दल बदलता है जो महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता है और इस चक्कर में पुराने नेताओं को अनदेखा कर दिया जाता है। अब कांग्रेस पहले से ही अंतर्कलह से जूझ रही है। ऐसे में समझना कठिन नहीं कि अगर बीजेपी छोड़कर और नेता कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो पार्टी नेताओं का रिएक्शन क्या हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसने अब नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट पर 5 बार विधानसभा पहुंचे, उन्हें आज अचानक अपराधी और भूमाफिया के तौर पर पेश करना क्या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। क्या अरविंद पांडे के खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र? बीजेपी से 5 बार के विधायक पांडे पर अचानक आरोप क्यों आंखों में खटकने लगे अरविंद पांडे? आज आरोप लगाने वाले कल तक क्यों थे खामोश? उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसने अब एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद पांडे बीजेपी के टिकट पर 5 बार विधानसभा पहुंचे, उन्हें आज अचानक अपराधी और भूमाफिया के तौर पर पेश करना क्या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? अगर विधायक इतने ही गंभीर आरोपों से घिरे थे तो प्रदेश की सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी उन्हें बार बार टिकट देकर मैदान में क्यों उतारती रही? और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगाई है। आखिर इतने सालों तक ये हमदर्द दोस्त खामोश क्यों थे? क्या जब तक सत्ता की मलाई का हिस्सा साथ था तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, और जैसे ही अरविंद पांडे ने जनता के हितों के लिए बेबाकी से बोलना शुरू किया, वो अचानक सबकी आंखों में खटकने लगे। अक्सर लाशों की राजनीति, कत्ल हो जाना, कमलवीर कांड, आप भाजपुर में देखिए कि मेरे द्वारा बार बार कहा जाता था कि अरविंद जी
आप इनका राजीनामा करा दो और दूसरी बात इससे बोलो थोड़ा ये कम बोले, क्योंकि अविनाश छोटा भाई बहुत उग्र है, आक्रामक है, क्योंकि उसके परिवार में गलत तरीके से बेवकूफियों का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोलो, इनका अक्सर ये कहना होता था भी किस लिए राजीनामा करा दे, राजीनामा करा देंगे तो हमारी राजनीति सरदारों में कैसे होगी। ऐसी सोच का व्यक्ति जब जब किसी को निपटाने की बात करनी, आप देखिए हम ही सब पॉजिटिव बात की होगी, इसने हमेशा नेगेटिव काम करने का रोल किया है। हमारे यहाँ जो जिनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उनको 5 बार विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया अरविंद पांडे जो है, और वो क्या कर रहे हैं, रोज सरकार के खिलाफ, कभी कुछ, वो सारा आपको इन्होंने बताया। देखिए, जितना मैं उसे जानता हूँ अरविंद पांडे को, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमेशा लाशों की राजनीति, मरवाना, आपस में लड़वाना, घर घर में झगड़ा, घर घर फूट। उधम सिंह नगर की जनता गवाह है कि अरविंद पांडे ने हमेशा एक सच्चे सिपाही की तरह जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। चाहे किसी गरीब के सुसाइड का मामला हो, जमीनी विवाद हो या प्रशासनिक लापरवाही, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सत्ता उनकी अपनी पार्टी की है। उन्होंने हमेशा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और जनता की बुलंद आवाज बनकर उभरे। क्या एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं है कि वो गलत को गलत कहे? अगर अरविंद पांडे अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं तो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि के बजाय जनहित की सक्रियता के रूप में क्यों नहीं देखा जाता? हकीकत तो ये है कि जब कोई नेता सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को ही चुनौती देता है तो उसे दबाने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़े जाते हैं और चरित्र हनन का खेल शुरू किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चेहरों को लेकर भी अब जनता के बीच चर्चाएं तेज है। जो लोग आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या उनका अपना इतिहास पूरी तरह सफेद पन्ने जैसा पाक साफ है? क्या वो खुद किसी विवाद या मुकदमे का हिस्सा नहीं रहे? राजनीति में ये अक्सर देखा गया कि जो खुद कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर फेंकने में सबसे आगे होते हैं। आज जब अरविंद पांडे तराई के विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर लड़ रहे हैं, तब उन पर लाशों की राजनीति जैसे सनसनीखेज आरोप लगाना उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की एक हताश कोशिश नजर आती है। तराई की जनता आज पूछ रही है कि अगर अरविंद पांडे इतने ही गलत हैं, तो उनके द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? क्या ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिसे डराया या झुकाया नहीं जा सकता? आने वाला समय तय करेगा सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल तो ये अपनों का प्रहार ही अरविंद पांडे की बेबाकी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली सेवा को सरकार पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। सीएम धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है। इस बार हेलीपैड पर 3 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेटअप स्थापित किए गए हैं, जबकि 3 अतिरिक्त VHF सिस्टम बैकअप के रूप में रखे गए हैं। हेलीपैड पर PTZ कैमरे, VHF सिस्टम और सेलोमीटर और ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम लगाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इस बार DGCA, मौसम विभाग और AAI लगातार यात्रा के दौरान हेली सेवाओं पर निगरानी रखेगा। इस बार भी हम लोग जो सेकंड फेज़ की तरह बहुत अलर्ट रहते हुए सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। इसमें DGCA, IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इसको देखेंगे। कंबाइंड एफर्ट रहेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम जो कि सिरसी और सहस्त्रधारा में है वो ऑपरेशनल रहेंगे। कुछ और ATC बनाए जाने के लिए हमें डायरेक्शंस मिले हैं, तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी हम लोग ATCs बना रहे हैं। PTZ कैमरास का नंबर, VHF सेट्स का नंबर और हमारा इवोस और सीलोमीटर जो लगाए जाने हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लाइव ट्रैकिंग को भी हम लोग इस बार जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे उनको कंटिन्यूसली लाइव ट्रैकिंग करेंगे उनकी, ताकि मिसहैपनिंग की कंडीशन में हम उन्हें इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अशोक यादव अब राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक यादव ने कहा कि वो उत्तराखंड में बीजेपी का साथ देने आए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। अशोक यादव ने उत्तराखंड में हो रहे पलायन पर भी चिंता जताई। हमारी जो उत्तराखंड की खेती है उसका इरिगेशन बहुत आसान नहीं है। उसमें चूंकि खेती की जोत कम है, इसलिए सिलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आसान नहीं। जैसे आप बहुत मात्रा में खेत नहीं तो आलू नहीं कर सकते, बहुत तादाद में खेत नहीं है तो गेहूं नहीं कर सकते।
सब्जी करते हो तो वो सब्जी खराब हो जाती। फिर भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में उत्तराखंड काफ़ी नाम कर रहा है, सर्टेन एरियाज काफ़ी नाम कर रहे हैं, क्योंकि नेचर वाइज आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो आपकी सब्जियां वो हमारे सारे प्लेन में जाती हैं। वो कहते हैं कि जी पहाड़ की शिमला मिर्च चाहिए, पहाड़ की उत्तराखंड की मिर्च चाहिए। नॉर्मली दैट इज मच प्योर देन द प्लेन्स। रुड़की से लापता हुए 14 साल के नाबालिग को पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। बच्चे की बरामदगी के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक बच्चा घर से किसी डर या दबाव में नहीं बल्कि अपने क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए निकला था। इसी सपने के चक्कर में वो अकेला ही कई राज्यों में घूमता रहा। पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्चे को ढूंढने के लिए 4 अलग अलग टीमें गठित की थी। तो एक चैलेंज था, तो इसमें ASTO की टीम के साथ हमारी ऑपरेशन स्माइल की टीमें भी काम कर रही थी और थाने की 2 टीमें 24/7 लगातार कई शहर में। इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पिछले 14 दिनों में उत्तराखंड के आसपास के जितने स्टेट जहां जो रुड़की से कनेक्ट हैं, वो ट्रेन से बस से कैसे भी, उन सारे शहरों में, वो पंजाब के शहरों, हरियाणा के, राजस्थान तक बच्चा गया हूं बता रहा है। पहाड़ के जनपदों में हमने इसके बारे में शेयर किया था। तो फाइनली आज मॉर्निंग आवर में परिजन और हमारी पुलिस की टीम को ज्वाइन, उन्होंने जो CCTV देख रहे थे तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में बच्चा किसी प्रतीक्षालय में जहाँ रेस्ट रूम होता है वहां पर सोता हुआ मिला। बच्चा स्वस्थ है। बच्चे से अभी जो प्रथम दृष्टया हमारी लेडी ऑफिसर ने बात की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पिता की पुण्यतिथि पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा को CM धामी ने दी सौगात। 7 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी CSD कैंटीन का किया लोकार्पण। वीरांगनाओं और पूर्व वीर सैनिकों को भी किया सम्मानित। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश। कांग्रेस नेताओं को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की 2 टूक, कहा आपसी मतभेद भुलाए नेता, एक दूसरे पर ना करे बयानबाजी, संगठन को करे मजबूत। और अप्रैल में बर्फ की सफेद चादर में ढके उत्तराखंड के पहाड़ बद्रीनाथ से औली तक जमी बर्फ, सामान्य से 8 डिग्री तक गिरा तापमान।